हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। पिछली क्लास के अंदर अपन ने किया था मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट अपनी जो यूनिट सेकंड आती है साइकोलॉजी की, यूनिट सेकंड यूनिट से अपना टॉपिक आता है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। तो बच्चों, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर जो अपनी यूनिट है, इसके अंदर भी एक अपना क्वेश्चन आ जाता है। मेनली अपने जो थ्योरेटिकल जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो या तो आता है माइंड के बारे में पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट्स, और या फिर बॉडी माइंड रिलेशनशिप। एक शॉर्ट नोट्स इस यूनिट से आता है, माइंड के बारे में शॉर्ट नोट्स आ सकता है या तो, या फिर बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में कोई शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास के अंदर ये दोनों शॉर्ट नोट्स अपन क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो अपना जो टॉपिक होगा कि बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर है। इसके अंदर अपन पढ़ते क्या है, तो इसके अंदर क्या आता है अपना, जैसे अभी अपन ने बात करी है, माइंड आता है। क्योंकि जो भी बिहेवियर है उस बिहेवियर की बायोलॉजी अपनी कहाँ से स्टार्ट होती है, अपने माइंड से स्टार्ट होती है। क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब ही अपन ने ब्रेन पढ़ा है ना। स्टडी पहले जो पुरानी डेफिनेशंस थी उनमें तो अपन ने डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी कि स्टडी ऑफ माइंड दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, कि ब्रेन की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो अपना जो टॉपिक है वो आता है फर्स्ट माइंड, कि भाई माइंड क्या होता है। अब बच्चों सभी को पता है, इतना तो पता होता है कि भाई माइंड क्या होता है, कि सर अपना जो स्केलेटल होता है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है ना, उसको अपन माइंड बोलते हैं। काफ़ी बार बच्चों का यही जवाब आता है। तो दो चीज़ें आती हैं बच्चों, एक माइंड होता है और एक ब्रेन होता है। एक माइंड होता है और एक ब्रेन होता है। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना। वो डिफरेंस क्या होता है कि माइंड जो होता है, माइंड तो क्या होता है, ये फंक्शनिंग होती है, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। अपना जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग जो होती है, उस फंक्शनिंग को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, माइंड बोलते हैं। जबकि ब्रेन जो है अपना, वो एक स्ट्रक्चर होती है अपनी, ये अपनी बॉडी का पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है ब्रेन। अपन ने यही तो कहा कि जब भी अपन माइंड के बारे में पढ़ते थे तो अपन यही पढ़ते थे कि माइंड है ना, माइंड क्या होता है कि कोई ये अपनी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन होती है। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। कि अपना जो ब्रेन है ना वो फंक्शन जो करता है ना, लाइक जैसे अपन बात करते हैं ना कि जो भी अपनी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, जैसे लर्निंग हो गई, है ना, परसेप्शन हो गया, जो भी ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, अपनी फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन होती है ना। अटेंशन हो गया, इमेजिनेशन हो गया, ये सारी क्या होती हैं, अपनी फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन होती है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया। ब्रेन जो होता है, ब्रेन तो क्या होती है, अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, अपनी बॉडी, भाई ब्रेन है, अपन यही तो कहते हैं कि अपने स्कल के अंदर अपना क्रीनियल जो कैविटी होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, अपना ब्रेन पाया जाता है। ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में भी अपन पढ़ते हैं, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में भी अपन अलग अलग पढ़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। कभी ऐसा थोड़ी पढ़ा है कि ये अपनी बॉडी का एक पार्ट ही होता है माइंड, नहीं। माइंड क्या होता है, अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि भाई माइंड क्या होता है, माइंड की फंक्शनिंग क्या होती है, फंक्शनिंग के अंदर कौन कौन सी और किस किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। अब बच्चों जैसे अपन बात करते हैं कि भाई माइंड होता है, कि चलो ठीक है, एक फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन होती है, और ब्रेन की फंक्शनिंग जैसे जो भी अपनी कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं उसकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, अपना माइंड बोलते हैं। अपन ये कहते हैं ना कि जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे ग्रोथ होती है एज के अंदर, वैसे वैसे ही अपने माइंड की भी ग्रोथ होती जाती है ना। आपने देखा होगा, काफी बार अपन ने सुना होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जब कोई भी बात अपने को बोलते हैं तो वो अपने को क्लियरली बोलते हैं, है ना। तो अपन ये कह देते हैं कि भाई या फिर थोड़ा बड़ा भी बच्चा जो होता है वो काफ़ी बार क्या होता है कि चीज़ों को छुपा नहीं पाता है ना, झूठ नहीं बोल पाता है। या और जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती चली जाती है ना, जैसे अभी बच्चा है 5 साल का है, वही बच्चा अगर 15 साल का हो जाएगा तो वो झूठ बोलना सीख जाएगा, है ना। वो अगर बाहर जाके कुछ भी अपन ये कहेंगे कि बातों को ना घुमा फिरा के पेस्ट करना उसको आने लग जाता है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आदमी की ग्रोथ बढ़ रही है, फिजिकल जो ग्रोथ बढ़ती जाती है, उसी के हिसाब से ही आदमी के माइंड की भी क्या हो जाती है, ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। माइंड भी फंक्शनिंग भी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है ना।
उसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं कि माइंड होता है, ठीक है, ये ब्रेन की फंक्शनिंग को अपन माइंड बोलते हैं। जितनी भी कोग्निटिव एक्टिविटीज आती हैं वो किसकी फंक्शनिंग होती है, किसकी फंक्शनिंग होती है, अपने ब्रेन की फंक्शनिंग होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। उसके बाद में बच्चों बात आती है कि जो माइंड की फंक्शनिंग होती है ना, माइंड की फंक्शनिंग के कितने लेवल होते हैं, है ना, लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ माइंड, है ना। माइंड के बारे में तो अपन ने देखा कि माइंड क्या होता है कि एक अपनी फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन होती है, और ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो क्या होती है, लाइक एज इमेजिनेशन है, परसेप्शन है, मेमोरी है, लर्निंग है, इंटेलिजेंसी है, ये सारी क्या होती हैं, अपनी फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन होती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। दूसरा अपन ने बात करा कि जैसे जैसे आदमी की फिजिकल ग्रोथ बढ़ती जाती है तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द माइंड क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, डेवलप होती चली जाती है। उसके बाद में जैसे अपन बात कर रहे हैं कि लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ माइंड की, जो माइंड है ना, ये माइंड अपना फंक्शनिंग जो करता है ना, अपन ने ये तो कह दिया कि ब्रेन की फंक्शनिंग को अपन माइंड बोलते हैं, लेकिन इस फंक्शनिंग के कितने लेवल होते हैं, तो अपन ने बात करी है कि जो फंक्शनिंग के लेवल होते हैं, कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं माइंड की फंक्शनिंग के। बच्चों आपने सुन भी रखा होगा, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल, है ना। अपन बात कर रहे हैं कि अपना जो ब्रेन माइंड है जो फंक्शनिंग करता है उसकी फंक्शनिंग के लेवल कितने होते हैं। तो लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ माइंड, इसके अंदर कितने लेवल पढ़ते हैं अपन, 3 लेवल की स्टडी अपन करते हैं कि जो फंक्शनिंग 3 लेवल के अंदर फंक्शनिंग होती है। कौन कौन से लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल होता है कॉन्शियस लेवल, सेकंड लेवल होता है प्री कॉन्शियस लेवल एंड थर्ड लेवल होता है अनकॉन्शियस लेवल। अब इन तीनों के बारे में अपन बात कर लेते हैं एक बार। जो अपना कॉन्शियस लेवल होता है, जो अपना कॉन्शियस लेवल होता है वो क्या होता है ना। अब बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कॉन्शियस लेवल के बारे में कि भाई कॉन्शियस है। अपन जनरली अपने जो भाषा के अंदर अपने यूज करते रहते हैं कि यार आदमी को कॉन्शियस रहना चाहिए कम से कम। काफ़ी बार गुस्से में भी आदमी इंग्लिश निकल ही जाती है कि यार तू कम से कम थोड़ा तो समझ रखा करो यार, कॉन्शियस रहा करो कम से कम। टीचर पढ़ाते रहते हैं वो भी बोलते रहते हैं कम से कम कॉन्शियस रहा करो। तो मतलब कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस जो होती है, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस जो होती है, उस स्टेट ऑफ अलर्टनेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्शियस बोलते हैं, है ना। कि जो सराउंडिंग्स है अपनी, है ना, जो अपन पढ़ते हैं ना कि टीपीपी टाइम प्लेस और पर्सन के प्रति अवेयरनेस रहना, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं। स्टेट ऑफ अपन बात कर रहे हैं टाइम प्लेस और पर्सन। अपन 2-3 चीजें पढ़ते हैं अपन। जब मैंने पिछली क्लासें ली थी उन क्लासों के अंदर इन टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। जब मैंने आपको पढ़ाया था बिहेवियर की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी, बिहेवियर की डेफिनेशन के अंदर अपने कॉग्निटिव लेवल पढ़ाया था, है ना। कॉग्निटिव लेवल, कॉग्निशन, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव लेवल पढ़ाया था। उसके अंदर अपन ने बात करा था कि एक टर्म आती है ओरिएंटेशन। क्या टर्म आती है, ओरिएंटेशन आता है। उस ओरिएंटेशन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया भी होगा उस क्लास को अगर देखा होगा तो आपने, कि बच्चों ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आदमी का, पर्सन का अपने टाइम, प्लेस और पर्सन तीनों के बारे में अवेयरनेस का होना ही क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है। अब कॉन्शियस लेवल की अपन बात कर रहे हैं, माइंड के कॉन्शियस लेवल की। तो कॉन्शियस लेवल का मतलब क्या होता है कि एक तो आदमी प्रॉपरली ओरिएंटेड हो और एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस हो। उस लेवल को अपन कौन सा लेवल बोलते हैं बच्चों, कॉन्शियस लेवल बोलते हैं माइंड का। कौन सा लेवल बोलते हैं, कॉन्शियस लेवल। समझ में आया। कॉन्शियस लेवल का मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में कम से कम अवेयरनेस हो, है ना। टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में अवेयरनेस हो और एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस हो। उस कंडीशन को, उस लेवल को अपन माइंड का कौन सा लेवल बोलते हैं बच्चों, कॉन्शियस लेवल बोलते हैं। कौन सा लेवल बोलते हैं, कॉन्शियस लेवल बोलते हैं। बच्चों आपको एक, जब अपन बात करते हैं ना सिगमंड फ्रॉइड के बारे में कि उन्होंने एक फिनोमेना दे रखी है ना। इसके लिए अपने माइंड को समझाने के लिए उन्होंने आइसबर्ग का एग्जाम्पल दे रखा है। एक फिनोमेना थी आइसबर्ग, है ना। इस माइंड के तीनों लेवल को समझाने के लिए आइसबर्ग का एग्जाम्पल दे रखा है अपने को कि मतलब जैसे कोई समुद्र है मान लो, उस समुद्र के अंदर जो बर्फ होती है ना, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रखा है कि समुद्र के अंदर जितनी बर्फ अपने को बाहर दिखाई देती है ना, बाहर, है ना, बाहर दिखाई देती है, उसका 90% जो पार्ट है ना उस बर्फ का, वो तो क्या होता है, अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है।
आइसबर्ग की जो फिनोमिना है वो क्या समझाती है अपने को माइंड के बारे में, कि जो आइस है, जो समुद्र है, उस समुद्र के बाहर जो आइस अपने को नजर आती है ना, दिखाई देती है, वो तो सिर्फ 10% ही है उस बर्फ का, बाकी 90% तो कहाँ रहती है, समुद्र के अंदर रहती है। उसी तरह से इन तीनों लेवल ऑफ माइंड को समझाया गया है कि जो माइंड का कॉन्शियस लेवल होता है ना, कॉन्शियस लेवल तो ओनली 10% पार्ट ही होता है, 90% जो पार्ट होता है ना वो कौन सा होता है, सेमी कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस जिसको अपन बोलते हैं वो, और अनकॉन्शियस, ये वाला पार्ट होता है। इसीलिए इस आइसबर्ग के एग्जाम्पल का यूज लेते हैं इस माइंड को समझने के लिए कि भाई आदमी का जो कॉन्शियस लेवल होता है वो तो 10% ही होता है, और कॉन्शियस लेवल होता क्या है, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस, है ना, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस एंड अपने आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस का होना, मतलब प्रॉपरली ओरिएंटेड होना ही क्या कहलाता है, कॉन्शियस लेवल कहलाता है, माइंड का कॉन्शियस लेवल कहलाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड जो लेवल आता है माइंड का वो कौन सा आता है, प्री कॉन्शियस लेवल या सेमी कॉन्शियस लेवल भी अपने इसको बोलते हैं, है ना। सेमी कॉन्शियस लेवल का मतलब क्या होता है कि एक चीज तो क्या होता है बच्चों की, एक आपने अभी जैसे किसी से मैं पूछो कि बच्चा कोई बैठा है पीछे कि हाँ बच्चों बताओ अपन क्या पढ़ रहे हैं, बच्चा बता देगा कि सर अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर यूनिट है, यूनिट सेकंड है, जिसके अंदर अपन माइंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और माइंड में भी अपन लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ माइंड की स्टडी कर रहे हैं, है ना। एक तो ये चीज होती है। एक जैसे कोई बच्चा है उससे मैं खड़ा करके पूछूं कि बच्चों बताओ कल अपन ने क्या पढ़ा था, है ना, कल अपन ने क्या पढ़ा था। अब कल जो अपन ने पढ़ा था उसके बारे में अगर वो बच्चा अपने को बता पा रहा है, अगर उसके बारे में वो बच्चा अपने को बता पा रहा है, तो मतलब वो पार्ट है वो कौन से लेवल पे है, उसके प्रीकॉन्शियस लेवल के ऊपर होता है। बच्चों अपन ने जो, हाँ इसके बारे में आगे भी स्टडी करेंगे अपन, जब मेमोरी को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। प्रीकॉन्शियस का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रीकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, माइंड के प्रीकॉन्शियस लेवल का मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जिनको जब भी अपने को जरूरत पड़ती है ना तो उसको अपन दोबारा से क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो वो इंफॉर्मेशंस अपने माइंड के जिस लेवल पर रहते हैं, जिस पार्ट के ऊपर रहते हैं, जिनको अपन दोबारा से रिकॉल कर पाते हैं, रिकलेक्ट कर पाते हैं, वो कौन सा लेवल कहलाता है बच्चों, प्रीकॉन्शियस लेवल कहलाता है। प्रीकॉन्शियस लेवल का मतलब क्या होता है कि वो वाला पार्ट, वो वाला माइंड का हिस्सा, वो लेवल जहां से अपन इंफॉर्मेशन को दोबारा से कॉन्शियस लेवल में लेके आ सकते हैं, दोबारा से उन इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं, वो लेवल कौन सा लेवल कहलाता है, प्रीकॉन्शियस लेवल कहलाता है ना। क्लियर। नेक्स्ट जो लेवल आता है, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है अपना इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग, वो कौन सा होता है, अनकॉन्शियस होता है। कि बच्चों जब से आज बच्चा जन्म लेता है, कोई भी पर्सन जब से जन्म लेता है तब से लेके और जब तक उसकी डेथ होती है तब तक जितनी भी चीज़ों को वो देखता है, जितनी भी चीज़ें वो सुनता है, जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ता है, जितनी भी चीज़ें सीखता है, वो सारी की सारी उसके माइंड में कहीं ना कहीं तो इकट्ठा रहती हैं। ऐसा थोड़ी है कि आज एक क्लास किसी ने ले ली और उसके 50 साल बाद में ना कोई पूछे कि तुमने कभी ना साइकोलॉजी की क्लास ली थी, तो उसको मे भी शायद नहीं याद रहे कि मैंने ली थी या नहीं ली थी। अगर उसने ली, वो बता दे कि हाँ मैंने ली थी या बेटे बेटे ली थी, मतलब उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिकॉल कर पा रहा है, मतलब वो तो प्रीकॉन्शियस लेवल है उसका। लेकिन लार्जेस्ट पार्ट ऐसा होता है जहां से आदमी उन इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाता है। एक माइंड का वो लेवल जहां से मेमोरीज को, इंफॉर्मेशंस को आदमी दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाता है, वो पार्ट कौन सा लेवल कहलाता है, अनकॉन्शियस लेवल कहलाता है। वो माइंड का कौन सा लेवल कहलाता है, अनकॉन्शियस लेवल कहलाता है। भाई एक तो कॉन्शियस लेवल है जो स्टेट ऑफ अलर्टनेस है, एक प्री कॉन्शियस लेवल है जहां से इंफॉर्मेशंस को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं, और एक अनकॉन्शियस लेवल होता है जहां से जितनी भी मेमोरीज होती हैं जिनको दोबारा से अगर रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है तो रिकॉल अपन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस वाले पार्ट की भी कुछ इंफॉर्मेशंस को अपन, ऐसा तो नहीं है कि भाई अनकॉन्शियस लेवल में अगर कोई मेमोरी चली गई, कोई इंफॉर्मेशन चली गई तो क्या सर उसको कभी भी अपन कॉन्शियस लेवल में लेके नहीं आ सकते। तो अपन ऐसा भी नहीं कह सकते कि अपन कभी भी नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी आपने एक मेथड पढ़ रखा होगा बच्चों। एक मेथड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिप्नोसिस बोलते हैं। हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोसिस। इस हिप्नोसिस मेथड के द्वारा, इस हिप्नोटाइज के मेथड के द्वारा आदमी की अनकॉन्शियस लेवल की इंफॉर्मेशंस को भी कॉन्शियस लेवल में लाके लेके आया जा सकता है ना। मतलब क्या हुआ, अपन पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ माइंड। इसके 3 लेवल अपन ने पढ़े। कॉन्शियस लेवल जिसको अपन ने पढ़ा, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस एंड अवेयरनेस अबाउट द अपन अराउंड सराउंडिंग्स,
उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्शियस लेवल। कि अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस एंड स्टेट ऑफ अलर्टनेस को तो अपन ने कौन सा लेवल बता दिया, कॉन्शियस लेवल बता दिया। एक वो लेवल माइंड का जहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन को अपन दोबारा से भी रिकॉल कर सकते हैं, वो कौन सा लेवल कहलाता है, प्री कॉन्शियस लेवल कहलाता है बच्चों। थर्ड लेवल जो अपन बात कर रहे हैं अनकॉन्शियस लेवल, कि माइंड का वो लेवल जहां से इन्फॉर्मेशंस को दोबारा से कॉन्शियस लेवल में नहीं लाया जा सकता है, वो लेवल कौन सा कहलाता है, अनकॉन्शियस लेवल कहलाता है। लेकिन एक मेथड होता है जिसके द्वारा इन इन्फॉर्मेशंस को कॉन्शियस माइंड में लाया भी जा सकता है, वो कौन सा मेथड होता है, हिप्नोसिस होता है। लेकिन ये मेथड बहुत ही रिस्की होता है, रिस्की होने की वजह से इस मेथड को यूज करना क्या कर दिया गया बच्चों, बंद कर दिया गया। क्योंकि काफ़ी बार कंडीशंस ये होती थी कि जब भी हिप्नोटाइज करते थे तो मरीज क्या होता था, दोबारा से वो अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता था, मतलब कोमा में चला जाता था। इसलिए इसको थोड़ा रिस्की मेथड, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रिस्की मेथड है, इस वजह से इस मेथड को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो मतलब क्या है कि अनकॉन्शियस लेवल से अपन क्या नहीं कर सकते, कॉन्शियस लेवल के अंदर इन्फॉर्मेशंस को नहीं ला सकते। और जो लार्जेस्ट पार्ट होता है माइंड का वो भी कौन सा होता है, अनकॉन्शियस लेवल होता है। ये तो बच्चों अपन ने पढ़ा कि माइंड अपना क्या होता है और माइंड के कितने लेवल होता है। इसके बाद में जस्ट एक जो सेकेंड शॉर्ट नोट्स आ जाता है इसी यूनिट से, वो क्या आता है, वो आता है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। क्या आता है बच्चों, बॉडी माइंड रिलेशनशिप। अब नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप, कुछ साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं उन्होंने काफ़ी लोगों ने समझाने की कोशिश करी है कि भाई बॉडी, अपनी जो बॉडी होती है बॉडी, और जो माइंड होता है माइंड, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। इसी रिलेशनशिप को समझाने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। जैसे अपन फर्स्ट बात करते हैं कि भाई उन्होंने बताया कि जो बॉडी है ये बॉडी भी क्या करती है, अपने माइंड के ऊपर कुछ इफेक्ट डालती है। इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड। जैसे फर्स्ट दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको अपन। फर्स्ट तो बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड एंड इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी, है ना। इस रिलेशनशिप को समझने के लिए कि साइकोलॉजिस्ट ने ये समझाने की कोशिश करी है कि ये दोनों चीज़ें होती हैं कि माइंड के अंदर अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसकी वजह से अपने फिजिकल जो है बॉडी है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, और अगर अपनी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से अपना माइंड भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इफेक्ट होता है। इस तरह ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ में क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है, जुड़ी हुई होती हैं। इन चीज़ों को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए। जैसे इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड के अंदर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। इफेक्ट ऑफ बॉडी, कि अगर बॉडी के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, अपना माइंड कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। कि जैसे मान लो इसमें बात करते हैं अपन, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे मान लो कोई किसी इंडिविजुअल की बॉडी का बीपी क्या है, इंक्रीज है। किसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये ब्लड प्रेशर ओवर एक्टिविटी को लीड करता है। क्या लीड करता है, ओवर एक्टिविटी। काफ़ी बार, अब ये तो नॉर्मल सी बात है, काफ़ी बार आपने जो भी अपने घर में, परिवार में या बाहर कहीं भी कुछ एक लोगों को देखा होगा कि जब उनकी मतलब एक्टिविटीज थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो अपने कहते हैं ना भाई इसका बीपी बढ़ गया, इसको थोड़ा शांत करवाओ। कहते हैं कि नहीं करते, मतलब कि आदमी की बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, उसका बीपी बढ़ा, उस बीपी बढ़ने की वजह से आदमी की ओवर एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, इंक्रीज। अब ये ओवर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, है ना, आदमी की एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो मतलब कहाँ से कंडक्ट हो रही है, वो अपने माइंड से कंडक्ट हो रही है। मतलब बॉडी का इफेक्ट कहाँ चला गया, उसके माइंड के ऊपर चला गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे अपन समझे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, मान लो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि फटीग है, आदमी है, थक जाता है ना, फटीगनेस जो आती है, थकावट जो होती है, थकावट भी क्या कोज करती है बच्चों, क्या कोज करती है, किसको अफेक्ट करती है, आदमी के कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है। कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं आदमी का जो कंसंट्रेशन होता है, उस कंसंट्रेशन को फैटिगनेस अफेक्ट करता है। कुछ एक लोगों को देखा होगा कि सब बैठे रहते हैं आराम से क्लास में, टीचर पढ़ा रहा है ना, वो बैठा है आराम से सुस्ता रहा है, टीचर बोलता है अरे यार क्या कर रहे हो तुम, है ना, कंसंट्रेट करो अपने आप को, फोकस करो, अटेंशन रखो। वो कहता है सर कल पूरी रात पानी दी खेत में और पानी देने की वजह से थकावट हो रही है साहब, नहीं पढ़ा जा रहा। मतलब फैटिगनेस जो होता है, फैटिगनेस किस पर अफेक्ट डालता है,
कंसंट्रेशन पे अफेक्ट डालता है। मतलब बॉडी की प्रॉब्लम की वजह से कौन अफेक्टेड हो गया, अपना माइंड अफेक्ट हो गया कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट जैसे अपन बात करें इसके अलावा कि मान लो काफी बार आपने देखा होगा कि कुछ एक लोग होते हैं, अगर किसी आदमी को कॉन्स्टिपेशन है ना, कॉन्स्टिपेशन है, ये क्या कोज करता है, इरेटिबिलिटी कोज करता है ना, इरेटिबिलिटी कोज करता है, चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है। ये तो आपने देखा होगा ना कि कॉन्स्टिपेशन तो इतने बेकार चीज है ना कि ये तो एक नहीं, सिर्फ माइंड नहीं, अपने बॉडी को भी कई पार्टों को इफेक्ट करता है, तरह तरह की बीमारियां अपने बॉडी के अंदर कोज करता है। अपन बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से अपने माइंड पर क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चों कॉन्स्टिपेशन क्या करता है, अपने आदमी को चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है ना। दिक्कत तो उसके पेट में है, दिक्कत तो उसकी बॉडी के अंदर है, लेकिन उस बॉडी की दिक्कत की वजह से भी उसका माइंड क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है उसके अंदर, है ना। तो कौन, इसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई बॉडी की प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया, उसका माइंड कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गया, है ना। उसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं, जैसे लैक ऑफ स्लीप है ना, लैक ऑफ स्लीप है। काफी बार आपने देखा होगा कि आप सोए नहीं हो, है ना, सोए नहीं हो आप। अगर आदमी सोएगा नहीं, तो क्या वो आदमी का माइंड प्रॉपरली काम करेगा, नहीं करेगा। उस आदमी का जो माइंड है वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं, भाई सीधी सी बात अपन ये कहते हैं, सभी ने यही कहा है कि आदमी को ना कम से कम नींद पूरी लेनी चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए। अगर आदमी, अब मैं सिर्फ एक ही पॉइंट लिखूं इसके लिए कि लैक ऑफ स्लीप की वजह से माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो भी उसके साथ में न्याय नहीं होगा, क्योंकि अगर आदमी प्रॉपरली नींद नहीं ले पाता है ना, तो उससे तो तरह तरह की प्रॉब्लमें आदमी के सामने आती हैं। लेकिन अपन लैक ऑफ स्लीप के साथ में कुछ भी कह सकते हैं कि आदमी के अंदर लैक ऑफ स्लीप तो इरेटिबिलिटी भी कोज करता है, इरेटिबिलिटी भी कोज कर सकता है ना, डिप्रेशन भी कोज कर सकता है, एंजाइटी भी कोज कर सकता है। लैक ऑफ स्लीप की वजह से तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो आदमी के अंदर कोज हो सकती हैं। मतलब कि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम लिया आपने, पूरा नींद नहीं दी बॉडी को, पूरा नींद नहीं दिया, उस नींद नहीं देने की वजह से आदमी का माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो अपन कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो बॉडी की प्रॉब्लम्स की वजह से आदमी का माइंड क्या होता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है ना। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों कि इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी, कि ये तो थी कि भाई बॉडी में कुछ चेंजेस आए और उन बॉडी के चेंजेस की वजह से अपना माइंड क्या हो गया, कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गया। कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं, बहुत पॉइंट आते हैं जितने भी अपन देखें, कि कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती हैं कि माइंड के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से अपना बॉडी क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाती है। जैसे मान लो अपन ने सबसे पहला पॉइंट की अपन बात करें कि कोई भी इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल की जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, फिजिकल बोले या मोटर एक्टिविटीज बोले, जितनी भी फिजिकल और मोटर एक्टिविटीज होती हैं, इनको कौन कंडक्ट करवाता है, मोटिव कंडक्ट करवाता है। कि आदमी को जितने भी, अब मोटिव है, ये तो कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है बच्चों, माइंड का है ना। अब आदमी को मोटिवेट कौन करता है, उसका माइंड मोटिवेट करवाने का काम करता है। और आदमी अगर मोटिवेट होगा, कोई मोटिव होगा, आदमी मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होगा तो जितनी भी तरह की फिजिकल और मोटर एक्टिविटीज होती हैं वो कंडक्ट करवाने के लिए आदमी को किसकी जरूरत पड़ती है, मोटिव की और मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो कहां से कंडक्ट होता है बच्चों, माइंड से। कि माइंड में अगर आदमी, भाई ये कह रहा हूं, आदमी बैठा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, फिजिकल एक्टिविटी आदमी कब करेगा, जब उसका माइंड उसको मोटिवेट करेगा उसको, है ना। अब मोटिवेट अगर नहीं होगा आदमी तो फिर कुछ करेगा ही नहीं। तो सीधी सी बात, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये आता है कि मोटिवेशन क्या होता है, आदमी को कितने भी फिजिकल और मोटर एक्टिविटीज के लिए क्या करता है, कंडक्ट करवाने के लिए स्टार्ट करता है। किसी भी एक इंडिविजुअल को कौन जिम्मेदार होता है, माइंड जिम्मेदार होता है, जितने भी तरह की फिजिकल और मोटर एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा जैसे अपन बात करें बच्चों, एक अपन ने बात करा था कि जो इमोशंस जो होते हैं ना, इमोशनल जो एक्टिविटीज होती हैं, इमोशंस जो होते हैं, वो इमोशंस भी क्या करते हैं, आदमी की बॉडी के अंदर रेस्टलेसनेस पैदा कर देते हैं, रेस्टलेसनेस। इसके साथ साथ में जैसे अपन बात करें
कि कुछ इमोशनल कंडीशंस होती हैं, कुछ इमोशनल कंडीशंस होती हैं। आदमी जब इमोशनल होगा, जैसे जैसे लाइक एज अपन बात करें, फियर है ना, फियर है, एंजाइटी है, एंजाइटी है, वरी है ना, ये कुछ इमोशनल एक्टिविटीज हो भाई। ये फियर है, एंजाइटी है, वरी है, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? कुछ इमोशंस होते हैं आदमी। इमोशन ही तो बोलेंगे, इमोशनल एक्टिविटी तो बोलेंगे। ये इमोशनल एक्टिविटी क्या करती है? ये इमोशनल एक्टिविटी क्या करवाती हैं? आदमी के हेडेक कोज कर देती हैं, हेडेक कोज करती हैं। अपन कह देते हैं कि यार सारे दिन दिमाग खराब रहा भाई, सर में दर्द हो गया, है ना, हेडेक कोज कर देती हैं। ये कर देती हैं कि आदमी के साथ में कुछ इमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, उन इमोशनल एक्टिविटीज की वजह से आदमी को क्या हो जाता है? हेडेक हो जाता है। अब यह हेडेक अगर किसी आदमी को हो रहा है तो ये कौन से तरह की फंक्शनिंग है? बॉडी की कंडीशन है या माइंड की कंडीशन है? बॉडी की कंडीशन है। लेकिन किस वजह से कोज हुई है? इमोशनल एक्टिविटी की वजह से। इमोशनल एक्टिविटी क्या है? मान लो फियर है, एंजाइटी है, वरी है, उसने क्या कोज कर दिया? क्या लीड करा? हेडेक लीड करा। तो मतलब कि अपने माइंड के साथ में अगर कोई कंडीशन होती है तो उस माइंड की कंडीशन की वजह से भी आदमी की बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है? कोई ना कोई अफेक्ट आ जाता है, कोई ना कोई अफेक्ट आ जाता है। दूसरी चीज है, इसी चीज को जैसे फर्स्ट के अंदर अपन ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि लैक ऑफ स्लीप है, लैक ऑफ स्लीप है ना। इसकी वजह से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मल्टीपल रीजन बताए थे अंदर। इसके अंदर इरेटिबिलिटी भी हो जाती है, इसकी वजह से इरेटिबिलिटी भी होती है ना, एंजाइटी भी हो सकती है, फियर भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, मल्टीपल टाइप के कोज, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप की वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर अपन कहें, सीधी सी बात है, अगर अपन कहें कि भाई आदमी डिप्रेसिव है, आदमी के दिमाग के अंदर एंजाइटी है ना, तो ये कंडीशंस इंसोम्निया कोज कर सकती हैं, इंसोम्निया कोज कर सकती हैं, यस कर सकती हैं। कि आदमी चिंतित ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा चिंताएं रहती है आदमी। अपन यही तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो पैसे वाला होता है ना, उसको भी पूरी चैन की नींद नहीं आती। अपने पास में पैसा कम है लेकिन नींद कम से कम शांति की लेते हैं। इतना पैसा भी किस काम का जब आदमी को चैन से बिना टैबलेट लिए सोने ही ना दे, कहते हैं ना। मीन्स कि अगर आदमी के साथ में, माइंड के साथ में ये कंडीशंस होती हैं तो उन कंडीशंस की वजह से भी क्या हो सकता है? आदमी की बॉडी के अंदर भी अफेक्ट आ सकता है। इंसोम्निया की कंडीशन उसको डेवलप हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप उसके अंदर डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ कारण है। जैसे अपन ने इफेक्ट पढ़ा था कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है, उसको समझाने के अंदर ये एग्जांपल्स यूज लिए जाते हैं कि भाई जो बॉडी होती है आदमी की और जो माइंड होता है, वो बॉडी और माइंड एक दूसरे के साथ में क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अगर आदमी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से आदमी का माइंड भी क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। अगर आदमी के माइंड के अंदर कोई दिक्कत आती है तो उसकी वजह से उसका बॉडी भी क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है। तो बच्चों ये था अपना टॉपिक बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, जिसके अंदर अपन ने इसके अंदर और भी आता है एक टॉपिक जो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, वो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक थे अपने छोटे छोटे, माइंड था और बॉडी माइंड रिलेशनशिप था। आई होप दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।